क्या लिखे हैं? 28 का। चलिए, आर्टिकल 29 अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। इसमें दो शिक़ें हैं। नंबर एक, भारत के इलाके में या उसके किसी हिस्से में रहने वाले शहरियों के किसी तबके को जिसकी अपनी जुदागाना जबान, रस्मुल खत या सकाफत हो, उसको महफूज रखने का हक होगा। अगर हमारी अपनी जुदागाना जबान है, रस्मुल खत है, सकाफत है, तो उसको महफूज रखने का हक हासिल है बुनियादी तौर पर। आर्टिकल 29 हमसे कहता है। यही वजह है कि इस जबान की बुनियाद पर भी आप एक कौम तस्वुर की जाएगी कानून की निगाह में। हम जो कहते हैं, और कहना भी चाहिए और कहते रहना चाहिए, कि उर्दू जबान को फरोग दीजिए। इस बात की मुकम्मल कोशिश हो रही है कि चूंकि माइनॉरिटी के एतबार से हम जो उर्दू जबान हम कहते हैं कि ये हमारी मादरी जबान है, अगरचे कि हिंदुस्तान की जबानों में से एक है, लेकिन सब जानते हैं कि मुसलमान इसको अपनी मदर टंग, मादरी जबान लिखते हैं। तो जब तक हम इस इम्तियाज पर कायम रहेंगे, बाकी रहेंगे, तो हमारा माइनॉरिटी का हक भी महफूज रहेगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, आर्टिकल 29 जो हमको लिसानी तौर पर जबान के एतबार से भी अपनी एक जुदागाना तशख्खुस, पहचान, आइडेंटिटी का मिसदाक बनाता है, तो हमको चाहिए कि हम अपनी उर्दू जबान को भी महफूज रखें और आवाम को भी इस पर उभारें। मदारिस और या बाज मजहबी जो वो हैं, हलके हैं, उसमें तो उर्दू जबान का चलन है, लेकिन हमको चाहिए कि आवाम में भी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के राइट्स में से प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यही वजह है कि मुकम्मल एक शोबा इस वक्त तक तो हुकूमत की तरफ से चलाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 29। आपने देखा होगा ना कि वो काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, तो वो इसीलिए आर्टिकल 29 हमसे कहता है कि मुसलमान भी जबान की बुनियाद पर अपना एक माइनॉरिटी का आइडेंटिफिकेशन, तशख्खुस रखते हैं, इसलिए उनको यह हक हासिल है। तो भारत के इलाके में या उसके किसी हिस्से में रहने वाले शहरियों की किसी तबके को जिसकी अपनी जुदागाना जबान, रस्मुल खत या सकाफत हो, उसको महफूज रखने का हक होगा। पिछले दिनों आपके इल्म में हो ना हो, मतलब तलबा अजीज से मैं कह रहा हूँ, आप अगर इधर जाएं अभी, चेन्नई वगैरह, पुराना नाम मद्रास, तो उसका बाद में जो चेन्नई किया गया वो इसी बुनियाद पे कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी जबान, रस्मुल खत, सकाफत, ये तीनों चीजें हमारी अपनी तहजीब से या हमारे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इससे मुतालिक है हमारे। तो उस बेस पर आप देखें वहां पर कि जो लिसानी एक तरह से वहां पर मामलात बरते गए, और इसी का सहारा लेते हुए महाराष्ट्र में भी एक जो कोशिश करने वाले कर रहे हैं, मराठी मानुस, आपने सुना होगा। तो मराठी या मराठा, ये महाराष्ट्र में चूंकि मराठी जबान है, और उस पर तो हम लोग को भी पहुंच गया है। यानी फडनवीस सरकार है आजकल यहाँ बीजेपी की, तो उन्होंने तो इसका बाकायदा सरकारी दफातर में इसको लाजिम करार दिया। सरकारी दफातर में, पुलिस थाने में आप मराठी जबान ही कहेंगे, और मराठी जबान अगर कोई ऑफिसर नहीं कह रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की जबान को लेकर ये सब हो रही है, लेकिन बहरहाल इस वक्त हम माइनॉरिटीज से डिस्कशन हमारा है, उससे हमारी बहस है। तो हमको भी चाहिए कि हम अपनी मादरी जबान को महफूज रखें, उसके रस्म खत को महफूज रखें, तो हमारा ये हक भी बाकी रहेगा। इससे उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर रफ्ता रफ्ता मुसलमानों में लिसानी तशख्खुस भी खत्म होने लगा, जबानी, तो फिर माइनॉरिटीज से निकल कर या ये हक कम से कम उनका मजरू हो जाएगा, और फिर बहुत सारी चीजें जो इसके बाद मुतासिर होगी, हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, उसका हम तदारुक नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 29 का क्लॉज 2, अकलियतों के मफादात का जहाँ जिक्र है कि किसी शहरी को ऐसे तालीमी इदारे में जिसको ममलकत चलाती हो
या जिसको ममलकती फंड से इमदाद मिलती हो दाखिला देने से महज मजहब, नस्ल, जात, जबान या उनमें से किसी की बिना पर मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत आसान इबारत में समझता हूँ। तो किसी भी तालीम इदारे में जिसको सरकार चलाती है, सरकारी स्कूल में, तो मजहब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, जात, जबान या उसमें से किसी की बुनियाद पर उसको एडमिशन से रोका नहीं जा सकता, वो दाखिला ले सकता है, पढ़ सकता है। उसके बाद आइए आर्टिकल 30 की तरफ। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भी हमारे जो आजकल वक्फ को लेकर जो मसाइल चल रहे हैं उससे मुतालिक है, मदारिस को लेकर जो मसाइल चल रहे हैं उससे मुतालिक। आर्टिकल 30, कानून, ये दस्तूर हिंद की दफा 30। अकलियतों को तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतजाम करने का हक। क्लॉज 1, तमाम अकलियतों को ख्वाह वो मजहब की बुनियाद पर हों या जबान की, अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतजाम करने का हक हासिल होगा। इसमें अलिफ, यानी आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 का अलिफ ए कि फ़िक्रा 1 यानी क्लॉज 1 में मुहव्वला किसी अक़लियत के कायम करदा और ज़ेर इंतज़ाम किसी तालीमी इदारे की किसी जायदाद के लाज़मी हुसूल की निस्बत कोई कानून बनाते वक्त ममलकत इस अम्र को यकीनी बनाएगी कि ऐसी जायदाद के हुसूल के लिए ऐसे कानून की रूह से मुकर्ररा या उसके तहत तयन शुदा रकम ऐसी हो जिससे इस ज़िमन के तहत ऐसा हक जिसकी जमानत दी गई है महदूद या साक़ित न हो जाए। खुलासा ही आपके सामने रखता हूँ कि अपने तालीमी इदारे कायम करने का, चलाने का, रन करने का, उसका इंतज़ाम करने का हमको आर्टिकल 30 पूरा पूरा राइट देता है, पूरा हक देता है। हम इसको चला सकते हैं, कोई इसमें अगर इंटरफेयर करता है तो हम कोर्ट जाकर अ, उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारा कानूनी हक है कि हम अपने अक़लियत माइनॉरिटीज़ के जो इदारे हैं वो कायम कर सकते हैं और उनका इंतज़ाम भी कर सकते हैं। इसका क्लॉज 2 है, ममलकत तालीमी इदारों की इमदाद अता करने में किसी तालीमी इदारे के खिलाफ इस बुनियाद पर इम्तियाज न बरतेगी कि वो किसी अक़लियत के ज़ेर इंतज़ाम है, ख्वाह वो अक़लियत मजहब की बुनियाद पर हो या जबान की। आर्टिकल 30 का वायलेशन हो रहा है हर तरफ, आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे माइनॉरिटी के इदारों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए एक तो दस्तूर की मालूमात और कानून की इतनी मालूमात कि जो कम अज़ कम बुनियादी मालूमात जो है वो हमको कहीं ना कहीं सिस्टम के सामने एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ खड़ा रखती है और बनाए रखती है। इसलिए हमको वक्तन फ़ौक्तन कानूनी मालूमात लेते रहना चाहिए और वक्तन फ़ौक्तन इस सिलसिले में भी हमारी अवेयरनेस हो, बेदारी हो, ये ज़रूरी है। मैंने पहले ये बात अर्ज की थी कि चूंकि दस्तूर हिंद एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, मौजू है, तो मेरी दरख्वास्त ये रहेगी और मैं इस पर कभी भी इंशाल्लाह अपने असातिज़ा के हुक्म का ताबे हूँ, हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ। तो अभी तो ये आज मैं बात को समेटता हूँ एक थोड़ी देर में, बस 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि आइंदा भी हम वक्तन फ़ौक्तन किसी मौजू पर इस तरह से अगर 3-4 महीने में एक आध बार कभी जुड़ जाएं, तो 40 मिनट ही के लिए क्यों ना हो, तो हम इंशाल्लाह ताला इसका एक मुज़ाकरा करते रहेंगे, इससे नफ़ा होगा इंशाल्लाह। मैं तो यहाँ मदारिस में भी कर रहा हूँ। अभी देखिए, मैं आखिर में जो बात आपके सामने रख रहा हूँ ऐसे तो बहुत सारे इसके वो हैं, और एक बात और जहन नशीन कर लें कि जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ तो जिस वक्त ये बना था दस्तूर, तो मैंने इससे पहले आपको गुज़िश्ता किस्त में बात अर्ज की कि 22 हिस्से इसके और 395 इसकी दफात। लेकिन आज तक जो करंट अपडेट है तो इसमें कुछ तरमीमात वगैरह सब हुई हैं, तो अब 25 हिस्से हो गए हैं और 448 आर्टिकल्स, यानी दफात इसके अंदर अब दर्ज हो चुकी हैं। अब तक 448 दफात, 395 से इजाफा होकर वो 448, और 22 हिस्सों से इजाफा होकर 25 हिस्से। ठीक है, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप जानते हैं कि कितना ही तवील मौजू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन इसकी इबारत असल पढ़ लीजिए कि उसका तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ।
शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ये इबारत है पूरी। शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड, आर्टिकल 44। ममलकत ये कोशिश करेगी कि पूरे भारत में तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड हो। अब आपको बात भी अजीब लग रही होगी कि एक तरफ तो इतने सारी शिक़ें और इतने सारे दफात और इतने सारे आर्टिकल्स के हवाले हमारे सामने आए, और फिर अचानक से ये एक अजीब सा, इन्हें सुनने ही में एक आपको लग रहा होगा किसी तरह का तजाद या कॉन्ट्रडिक्शन। आर्टिकल 44 कि ममलिकत ये कोशिश करेगी कि पूरे भारत में तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड हो। इसकी मुस्तकिल एक तारीख है। इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस चली थी और काफी इख्तिलाफ हुआ था कि जिस वक्त मुल्क का दस्तूर बन रहा था तो आर्टिकल 44 इसमें शामिल किया जाए ना किया। ये तो आर्टिकल 44 पर उसको बाद में रखा गया जब इत्तेफाक राय हुई, सबकी नहीं हुई, मेजोरिटी ने जब इसको पास कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दस्तूर का हिस्सा रहे या ना रहे। तो उस वक्त यूं हुआ कि काफी इख्तिलाफ इस पे चला, कई दिन तक बहस चली कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर दस्तूर का हिस्सा हम बनाते हैं और कभी इसको कोई हुकूमत अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंटेशन इसका करती है, निफाज इसका करती है, तो इसके जरिए से बहुत सारे जो बुनियादी हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स है, ये मजरू हो जाएंगे। और आपको लग भी रहा होगा कि कहाँ पर ये सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, हक मुसावात, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट्स और ये सारा, और अचानक अगर ये भूत, ये जिन बोतल में से निकाल कर दिखा दिया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड, कि ममलकत ये कोशिश करेगी कि पूरे भारत में तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड हो, तो फिर बचे ही क्या। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो चला आ रहा है, और इस पर भी आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से एक सियासी खेल खेला गया, क्योंकि अक्सर लॉयर्स का, कानून दान हजरात का, और कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिशवरान हैं, उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यानी शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड, हमारे मुल्क अजीज भारत जैसी कंट्री या स्टेट में मुमकिन ही नहीं। हाँ, इतना मुमकिन है जितना कि हो भी चुका है। मिसाल के तौर पर हम बहुत सारे कवानीन में यकसा सिविल कोड ही पर अमल कर रहे हैं। अगर हमारा कुछ पर्सनल लॉ है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, हमारा ही नहीं है सिर्फ पर्सनल लॉ, हमारे तलबा को ये बात बहुत कम मालूम होती है। वो समझते शायद कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ही है सिर्फ, बोर्ड का लफ्ज हटा दीजिए यहाँ पर, बोर्ड तो एक उस शोबे का नाम हुआ। लेकिन यह कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ऐसे हिंदू पर्सनल लॉ भी है, ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज, वो अपने मजहबी उमूर को इस राइट के तहत एंजॉय कर सकते हैं। जितने राइट्स थे, जितने हुकूक का मैंने आपके सामने मुज़ाकरतन इजमाली खाकर रखा, तो उसमें मुसलमान क्या, उसमें गैर मुस्लिम क्या, दूसरे सब क्या, उनके सबके अपने मजहबी कुछ उमूर हैं जो उनका पर्सनल लॉ कहलाता है। हमारा भी अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन जहां तक बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड, क्योंकि ममलिकत की कोशिश की पूरे भारत में तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड हो, एक ही जैसा कानून, समानता, यानी जो यकसा सिविल कोड का तर्जुमा हिंदी में किया गया, यूनिफॉर्म, सबके लिए बराबर, कानून की निगाह में सब बराबर, कानून सबके लिए बराबर, और किसी को कोई अलग राय। उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। जैसे हमको इस वक्त पर्सनल लॉ के तहत ये राइट हासिल है बहुत सारे आइली मसाइल में, उसमें से एक बात फिलफौर जो जहन में आ गई इसलिए रख रहा हूँ, इंटेंशनली और इरादतन वही मिसाल है, ऐसा नहीं कि भाई एक मुसलमान एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, 4 तक कर सकता है बैक वक्त, उसके निकाह में 4 बीवियां रह सकती हैं। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ ये कहता है कि जो कोई हिंदू शादीशुदा है तो वो, उसके निकाह में एक वक्त में एक ही बीवी रहेगी। मुसलमान एक से ज्यादा 4 तक कर सकता है, लेकिन एक हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता। करता है अगर तो 495, एक इंडियन पेनल कोड की दफा है, सेक्शन है, उसके तहत वो अरेस्ट किया जाएगा। 494 के तहत भी उस पर मुकदमा दायर होगा, और इस तरह के कई मुकदमात माजी में हुए हैं। लेकिन एक मुसलमान पर उसका इतलाक नहीं होता है जब तक कि हमारा पर्सनल लॉ चल रहा है,
एक्टिव है या उसका हमको वो हक हासिल है। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा तो सारे पर्सनल लॉज खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो भारत जैसी, जहाँ डाइवर्सिटीज हैं, जहाँ बहुत सारे यानी अक़वाम बसती हैं, जहाँ पर इतने सारे फंडामेंटल राइट जिसका मैंने पीछे मुज़ाकरा किया, और अभी तो ये बिल्कुल यानी उसका 25% भी नहीं है, 20% भी नहीं है पूरे दस्तूर का। तो जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, जितने रंग बिरंगे फूल हैं, उन सबको आप कहेंगे एक ही रंग के हो जाओ, तो ये अमलन कोई मुमकिन बात नहीं है। इसलिए मैं वैसे तो एक लॉ के तालिब इल्म ये बात भी अर्ज कर दूं कि एक भूत है ये, जो इलेक्शन के दिनों में कह लीजिए आप, सियासी माहौल बनाने के लिए कह लीजिए आप, ये लाया जाता है। वरना अमली तौर पर तो हमारे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो हम सिविल को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ही के तहत कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें अभी देखिए रफ्ता रफ्ता ये चीज भी आ रही है, बल्कि आ ही चुकी है वो तो, कि भाई लड़की की निकाह की उम्र जो है 18 साल और लड़की की 21 ईयर्स यानी 21 साल। उससे पहले अगर कोई कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई शुरू भी हो गई है। हालांकि पर्सनल लॉ हमारा कहते हैं कि नहीं, लड़की अगर बालिग हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसका आना शुरू हो गई, वो हाइजा अगर हो गई तो बालिग होगी, बालिग होगी तो एक बाप उसका निकाह कर सकता है। लेकिन अब यह है कि साहब, जब वो 18 की होगी तभी, अगर 18 से पहले तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कई काजियों पर भी केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे मैटर्स हम भी देख रहे हैं। इसलिए हम भी स्ट्रिक्टली अब करना ही पड़ रहा है इसको कि भाई साहब, 18 की जब बच्ची हो गई, आधार कार्ड और उसकी एज के एतबार से जो उसके आईडी प्रूफ्स हैं उसके तहत 18 की है, तभी उसका निकाह कीजिए, उससे पहले मत कीजिए, वरना दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अब बच्चा कुछ है जो हमारा, जो पर्सनल लॉ है, हमारे कुछ आइली मसाइल में विरासत है, तलाक है, शादी ब्याह है, और गिने चुने कुछ चीजों में, तो रफ्ता रफ्ता अगर वो भी खत्म करने की तरफ मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत होता है, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुतासिर तो हम ही होते हैं सबसे पहले। लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना किसी भी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। मैं आपको बिल्कुल यकलख्त बेफिक्र नहीं कर रहा हूँ इससे, लेकिन ये है कि बहरहाल इतना आसान भी नहीं है। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड। उसमें लिखा है कि ममलकत ये कोशिश करेगी कि पूरे भारत में तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड हो। तो ये एक प्रोविजन है, इसको रखा ही नहीं जा रहा था पहले तो दस्तूर में, लेकिन बहरहाल रख दिया गया और आर्टिकल 44 पर उसको जगह दे दी गई। उसके बाद एक अहम मौजू बच जाता है। चूंकि टाइम खत्म हो गया तो मैं भी अब इसको सिर्फ छेड़ कर इजाजत चाहूंगा कि एक बात आप सुन रहे हैं और बहुत कसरत से सुन, आपने पिछले दिनों सुना, आइन की तरमीम, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तालिब इल्म के जहन में, मेरे जहन में, हमारे आपके जहन में, जो हम तलबा इकराम है, असातिज़ा इकराम को छोड़ कर कह रहा हूँ, तो ये बात आती है कि भाई ये सारी बातें तो हो गई दस्तूर की, तो क्या दस्तूर ही बदल दिया जा सकता है, संविधान ही बदल दिया जा सकता है? तो इसकी भी गुंजाइश खुद दस्तूर में मौजूद है। आर्टिकल 368 दस्तूर की दफा 368, ये भी कहीं लिख लीजिए आप, इसमें आइन की तरमीम का प्रोविजन मौजूद है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की तरमीम, आर्टिकल 368 के दस्तूर को भी बदला जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इसका एक थॉरोली एक खुलासा आपके सामने रखकर बात को खत्म कर दूंगा कि आइन की तरमीम की गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन आइन की तरमीम करना इतना आसान नहीं है। तीन बड़ी सख्त आजमाइशें हैं, आप कह लीजिए कि मुनकर नकीर के तीन बड़े अहम सवालात हैं। जैसे कब्र के अंदर, तो जिसके अमाल अच्छे रहे और अल्लाह जिसके साथ आसानी का मामला फरमा दे, अल्लाह ताला हम सभी के साथ आसानी का मामला फरमाए, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। वरना बड़े मुश्किल का मरहला है। तो ये जो तीन स्टेप्स हैं, तीन स्टेजेस हैं, तीन मराहिल हैं, इनसे गुजर कर ही किसी हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो आइन में तरमीम कर सकती है, जो बहुत मुश्किल। मैं भी उसकी तफसील रख नहीं सकता हूं आपके सामने, टाइम भी हो गया है। लेकिन एक दो मिनट में सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि ये जो
पिछले दिनों आपने सुना अब की बार 400 पार और ये और वो सब। तो फिर मैं सिरे से आपको बेफिक्र नहीं करना चाहता हूँ कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मैंने कहा कि वो भी इतना आसान नहीं है अमलन। तो ऐसे ही ये कि दस्तूर ही बदल दिया जाएगा, पिछले दिनों बहुत चला, अपोजिशन की तरफ से भी चला रही है, अब इलेक्शन ही नहीं होंगे, अब ऐसे ही होगा, अभी वैसे ही होगा, ऐसा हो जाएगा। तो खैर ये नहीं कि वो सिरे से बिल्कुल, वो भी अपना सियासी मफाद चाह रहे थे, लेकिन ये जो था अब की बार 400 पार, तो अगर 400 सीट्स आ भी जाती किसी ऐसी पार्टी को जो इसका दावा कर रही हो कि अब की बार 400 पार, तब भी उसके लिए इतना आसान और मुमकिन नहीं था। और ना ही मुस्तकबिल में किसी के लिए इतना आसान और मुमकिन है, भले ही उसके पास मेजोरिटी का एक बड़ा यानी मेजोरिटी उसको हासिल हो, लेकिन इतना जरूर है कि नामुमकिन भी नहीं। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इन सब का खुलासा ये है कि जो सियासी जमात और पार्टी अगर इन तीन स्टेप्स की ताकत पैदा कर लेगी अपने अंदर सियासी तौर पर, तो वो यकीनन मुल्क के दस्तूर को भी बदल सकती है, कुल्ली तौर पर ना सही, जुजवी तौर पर। और बहुत सारी शिकों को वो बदल सकती है। और सिवाय उसके फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म और जुडिशियल रिव्यू के, ये तीन को नहीं छेड़ सकती, क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भी इनको छोड़कर क्या तुमको तरमीम करना है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है कि वो तीन स्टेप से उसको गुजरना है, मगर मुमकिनात में से हैं। इसलिए खुलासे के तौर पर अर्ज कर दूं कि खुसूसन हम लोग को भी चाहिए कि हम अपना सियासी और पॉलिटिकल भी असर रसूख पैदा करें, अपनी सियासी शोर भी पैदा करें अपना, और सियासी ताकत भी पैदा करें। वो क्या हो कैसे हो मैं इसकी बात तो नहीं कहूंगा, कौन सी पार्टी हो क्या हो, ये सब झमेलों में तो मैं पढ़ता भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक कि हमारा सियासी असर रसूख ना हो, सियासी वजन ना हो, सियासी पावर ना हो, सियासी वेट ना हो, वेटेज ना हो, तब तक कि यूं समझे कि हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि ऐन मुमकिन है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कि अगर कोई पार्टी ऐसा कर ही लेती है, इन तीनों स्टेजेस को पार कर ही लेती है, तो उसको पूरा हक हासिल रहता है मुल्क के दस्तूर में तरमीम करने का, बदलाव करने का, और उसकी बहुत अहम शिकों को भी बदल देने का उसको पावर हासिल हो सकता है। अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला ही हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए, अमन और अमान के फैसले फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला ही आमीन। हमारे दस्तूर की भी हिफाजत फरमाए। तो ये चंद बातें हैं जो मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने दो किस्तों में रखी हैं। अ, अपनी यानी कोई इल्मी लियाकत तो है नहीं, बस कुछ मुज़ाकरतन आपके सामने रखा। कुछ कमी कोताही हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जहाँ तक मैंने मेहनत की और ड्राफ्ट किया, इसको बड़ी इससे किया अल्हम्दुलिल्लाह अमानतदारी से, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो मेरे इल्मी नफ्स की तरफ उसको मंसूब किया जाए। और जो बातें अगर काम की आई हैं तो मैं दुआ का मुस्तहिक हूँ और दरख्वास्त गुजार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत अच्छा रहा। फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे इस मौजू हाँ पे। जी, जी जी, सभी से दुआ की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।